हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 41। आप पहले क्षमा मांगो। सूरज अभी भी उग रहा था। चारों तरफ नगर में लाल रंग की रोशनी फैल रही थी। कच्ची सड़कों पर हाथ लोग बहुत कम ही दिख रहे थे। बंद दुकान और घरों को पार कर उसका घोड़ा धूल उड़ाते हुए अपने घर के पास पहुंचा। नगर पर किरणें प्रवेश ही कर रही थी कि उसका घोड़ा एक मैदान में उन 5 सैनिकों के सामने रुका। वो अपने कम वस्त्रों में ही उन सब के समक्ष आ गई थी, जिससे वे सभी असहज हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसने कहीं से भी कम वस्त्र पहने थे या किसी प्रकार से उसका शरीर दिख रहा था, परंतु बात चाहे जो भी हो, उसके वस्त्र पूरे नहीं थे। उन सभी ने अपनी नजरें तुरंत नीचे कर ली। अरण्या ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और घोड़े से उतरते हुए उनके सामने आए। तो उसे इस प्रकार देख वीर आगे आते हुए अपने झोले में से वस्त्र देते हुए बोला, आपके वस्त्रों को क्या हुआ। अरण्या ने एक नज़र उसके हाथ में लिए वस्त्रों को देखा, फिर उन सभी को देखते हुए ले लिया। वो वस्त्र पहनते हुए बोली, तुम सबके रहने की व्यवस्था हो चुकी है, किंतु ध्यान रहे, सार्वजनिक रूप से मैं तुम लोगों को नहीं जानती, ध्यान रहे। और हाँ, मेरे बालक बहुत चतुर है, उनसे सावधान, वे तुम्हें पहचान सकते हैं। उसकी इस बात पर सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मलय ने अपने मन में उठे प्रश्न को पूछते हुए बोला, क्या हम उनकी आयु जान 4 वर्ष। उसकी बात सुन सब हैरान रह गए। उनके भाव ऐसे थे जैसे वो मजाक कर रही हो। कहा, हम गुप्त रहने वाले सिपाही, हमारी चाप बड़े बड़े गुप्तचरों को नहीं मिलती, तो वे नन्हे से बालक क्या ही हमें जानेंगे। उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए अरण्या के होंठ ऊपर की तरफ मुड़े और वो बिना कोई जवाब दिए चली गई। उसके पीछे पीछे वे सभी भी चले गए। अब आगे उन सभी को सैनिक जो महल से महाराज द्वारा खासकर भेजा गया था, उन 5 को यहाँ व्यवस्थित कराने के लिए अरण्या अपने घोड़े के साथ घर आ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी वेल नहीं थी। उसने आंगन का द्वार खोलने से पहले अपने वस्त्रों को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गया, क्योंकि उसने पुरुष के वस्त्र पहने हुए थे और उसका चेहरा भी गंदा सा था। उसने परेशानी में एक उंगली से माथा खुजाया और बिना किसी आवाज के द्वार खोलकर अंदर आए। उसने घोड़ा आंगन में बांधा, उसके नादे में चारा डाला और वहीं लकड़ी की चौकोर सी बाल्टी के पानी से अपना मुंह हाथ धोया। सूरज की किरणें अब उसके आंगन में फैलने लगी थी, जिससे लग रहा था कि प्रातः का समय बीत चुका है। वो अपने ठंडे चेहरे के साथ अपने बाल भी अच्छे से समेटकर द्वार के पास गई। वो द्वार खटखटाती उससे पहले ही गिन्नी ने खोल दिया। अरे अरण्या, तुम आ गई, कब से बाहर हो। गिन्नी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर तुरंत प्रश्न किया। तो अरण्या अपनी बाजुओं से पानी लगा चेहरा पोंछते हुए बिना किसी भाव के बोली, बस अभी। दोनों उठ गए। अपने हाथों में गीले वस्त्रों से भरी बाल्टी संभालते हुए गिन्नी बोली, हाँ, अभी स्नान करने गए हैं। हम हामी भरते हुए अरण्या ने उसके हाथों की भारी बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो गिन्नी बाल्टी हटाते हुए आंगन की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं ये कर लूंगी, तुम जाकर स्नान करो, बहुत गंध आ रही है तुमसे। उसने नाक सिकोड़कर कहा तो अरण्या ने खुद को सूंघा। सच में उसके शरीर से भूत बुरी गंध आ रही थी, और आए भी क्यों न, उसने ही तो वो गंदा सा इत्र लगाया था ताकि उसे उसकी गंध ना मिले और वो पीछा न कर सके। अरण्या सीधा अपने कक्ष में गई और तुरंत ही वस्त्र निकालते हुए स्नान गृह में चली गई। कुछ समय बाद वो एक गोलाकार के स्नान पात्र में बैठी हुई थी। गिन्नी सच में उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो हमेशा उसके लिए सब कुछ तैयार रखती, चाहे वो आए या ना आए। उसने पहले से ही उसका बड़ा सा स्नान पात्र तैयार कर रखा। कुछ जड़ी बूटियों, चंदन, नीम जैसी आयुर्वेदिक चीजें उसमें पानी में पहले से डाल रखा था, जिससे उसे राहत मिल रही थी। लेकिन पानी ठंडा हो चुका था, जिससे उसकी त्वचा पर इसका असर ज्यादा नहीं हो रहा था। उसकी पीठ एक बार फिर घायल हो चुकी थी। कुछ कटा नहीं था, लेकिन नीलापन और पीड़ा बहुत अधिक थी। अब तक सूजन भी आ चुकी थी। अरण्या को नेत्र बंद किए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि गिन्नी बिना इजाजत के अंदर आए और हाथों में ली बाल्टी का गर्म पानी स्नान पात्र में डालते हुए बोली, तुम आज फिर चोटिल होकर आए हैं ना। उसने बेहद परेशानी में पूछा तो अरण्या ने बिना कोई जवाब दिए अपना पूरा शरीर पानी के अंदर कर लिया। गिन्नी ने क्रोध में होंठ दबा लिए, क्योंकि वो जल्दी जवाब नहीं देती थी, खासकर अपनी चोटों पर। कितनी निर्दयी हो तुम स्वयं के लिए, मन में बोलकर वो पैर पटक वहां से चली गई। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे अपने चुकाएंगे। उसकी भयानक सी आवाज अरण्या के मस्तिष्क में कौंध गई। उसने तुरंत ही अपना सिर बाहर निकाला। उसके सारे भीगे बाल पीछे थे।
चिकने से खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह फिसल गई। उसकी भीगी हुई ठंडी और गहरी नजरें सामने ताकने लगी। ये उपाय सिर्फ कुछ पल के लिए ही रहा होगा। हालांकि मैंने उसे सबसे घातक जहर दिया था, परंतु जिस तरह से खुद को गायब करने, बोलने और हाथों को हिलाने में सक्षम था, लगता नहीं है उस पर इसका कुछ ज्यादा असर पड़ा होगा। वो पात्र में खड़ी हो गई। उसके गोरे और मुलायम से दिखने वाले बदन पर पानी किसी रेत की तरह फिसला। उसने पानी से लिपटे अपने पैर पात्र पांव बाहर किए तो पानी की धाराएं उसके पैरों के जरिए बाहर भी फैल गई। यानी पुस्तक में वर्णित व्यक्ति और ये एक ही है। उसने माथा सिकोड़े हुए खुद को बड़े से तौलिए में लपेटा और स्नान गृह से बाहर आ गई। वो स्वयं अपने गीले बालों के साथ कक्ष में बनी लकड़ी की छोटी छोटी सांचों में बने झरोखे खिड़की के पास आकर अपने बाल सुखाने लगी। झरोखे के छोटे छोटे छिद्रों से धूप को गर्म पीली किरणें उसके आधे शरीर पर पड़ने लगी। उसकी आंखें अब भी खोई हुई थी, जैसे वो अत्यंत गहरी सोच में हो। किंतु मैं उससे नहीं जानती। काली शक्तियों से संबंधित किसी भी तरह के व्यक्ति से मेरी कभी भेंट नहीं हुई। तो फिर उसे मेरे और मेरे बालकों के बारे में कैसे पता? इसने क्यों कहा कि मेरी वजह से वो गहरी निंद्रा में था? माँ, उसके कानों में हिताक्षी की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही वो अपनी सोच से बाहर आए। उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो ईशान और हिताक्षी दोनों द्वार के समीप खड़े उसे ही देख रहे थे। हिताक्षी तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन ईशान काफी गंभीर दिख रहा था। अरण्या ने अपने बाल पीछे किए पीठ की चोट छुपाने के लिए और उनकी तरफ बढ़ते हुए ठंडे स्वर में बोली, तुम दोनों विद्यालय के लिए तैयार हो? हाँ माँ, हम तैयार हैं। किंतु आप कब आए? कुछ समय पूर्व, जब तुम दोनों स्नान कर रहे थे। ईशानी ने अपनी बाहें फैलाई कि अरण्या उसे गोद ले, लेकिन ईशान उसके पीछे के वस्त्र पकड़कर वापस बाहर ले जाते हुए बोला, माँ, आप वस्त्र पहनकर जल्दी बाहर आओ, साथ में जलपान करेंगे। अरण्या जो आगे बढ़ी थी, उसे गोद में उठाने के लिए उसने बिना किसी भाव के खाली द्वार को देखा, जहां से ईशान उसी लेकर गया था। ये बहुत पीड़ादायक है कि अपनी पीड़ा के कारण मैं उनकी चंद इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रही। परेशानी से वो भौहें सिकुड़े अपने वस्त्र पहनने लगी। जितनी बार उसके हाथ हरकत कर रहे थे, उसके माथे पर दर्द से बल पड़ जाता। हालांकि उस समय तो वो संभाल ले गई, किंतु अब उसकी बाजुओं में खींचाव सा हो रहा था, जो उसकी हर हरकत पर उसे अत्यंत पीड़ा देता। क्या कर रहे हो ईशान भाई? खुद को छुड़ाते हुए हिताक्षी खींचते हुए बोली। बाहर लाकर ईशान में उसे छोड़ दिया और अपने हाथ पीछे बांधकर किसी संज्ञान व्यक्ति की तरह उसे देखते हुए बोला, ज्ञात होने के बाद भी तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो? हाँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए तो उनकी चोट देखना चाहते थे, अपने वो भी नहीं करने दिया। तुम अपना मस्तिष्क बाहर रखकर सोचती हो हिताक्षी, यदि वे तुम जैसे भारी से आलू को गोद में उठाएंगी तो क्या उन्हें और पीड़ा नहीं होगी? हाँ, आप कह तो सही रहे हैं। हिताक्षी ने सोचते हुए अपना सिर खुजाया, फिर एकाएक ही क्रोध में आंखें बड़ी कर उंगली दिखाकर बोली, आपने हमें आलू कहा? क्रोध? ईशान उसके ऐसे भाव पर आंखें घुमाकर वहां से निकलते हुए बोला, हाँ, आलू भी और कद्दू भी, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसी ही हो बुद्धू। हिताक्षी ने गुस्से में अपने होंठ कस लिए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से में सिकोड़कर घूरने लगी। आप कितने दिनों से हमें तरह तरह के नाम दे रहे हो, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में क्रोध साफ था। उसने अपने गुलाबी रंग के वस्त्रों को समेटा और चीखते हुए ईशान की ओर दौड़ी। उसके दौड़ने की चाप पर ईशान रुक गया। वो पीछे घूम भी पाता उससे पहले ही हिताक्षी उसकी पीठ पर लदकर उसके बाल पकड़ लिए। आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सूखे हुए गाजर, सड़े हुए टमाटर, कही के क्रोध। ईशान भी कम नहीं था, वो भी गुस्से में उसकी तरफ घूमा और बिना अपने बालों की परवाह किए उसने भी हिताक्षी के लंबे से बाल पकड़ लिए। वो गुस्से में जबड़े दबाए हुए बोला, हिताक्षी, मेरे बाल छोड़ो, अन्यथा हम भी खींचेंगे। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसके बाल छुए। नहीं, आप पहले हमसे क्षमा मांगो। बोलते हुए उसने और जोर से उसके बाल खींचे, जिससे दोनों एक साथ लड़खड़ाए और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। हिताक्षी के मुंह से निकला, क्योंकि ईशान ने भी बहुत कसकर उसके बाल खींचे थे। ईशान अब भी समझाते हुए बोला, देखो हिताक्षी, हम कह रहे छोड़ दो, अन्यथा बाद में तुम ही रोओगी। और फिर उसका इतना ही सुनना था कि वो जोर जोर से रोने लगी। ईशान ने तुरंत उसे छोड़ दिया और दूर होने को हुआ। इस बार हिताक्षी ने रोते हुए उसके बाल छोड़ने से पहले जोर से ईशान के बाल खींचे और उठकर बैठते हुए जोर जोर से रोने लगी। ईशान गुस्से से अपने बाल सहलाते हुए बोला, तुम नाटक करना बंद करो। क्रोध बोलते हुए वो थोड़ा घबराया, क्योंकि अब उसे मां के हाथों से डांट खाने से कोई नहीं बचा सकता था। क्या हुआ हिताक्षी? गिन्नी और इशिका दोनों भागते हुए
आए। ईशान तुरंत दूर खड़ा हो गया। उसने इशिका को देखकर झट से कहा, इसने शुरू किया था माँ। आज के लिए इतना ही। https://प्रतिलिपि.page लिंक ZQN7Y1PKBFXPKB9। आप इस लिंक को कॉपी कर क्रोम पर सर्च कर ले। अगर आप डाउनलोड है तो स्टोरी सीधा खुल जाएगी, और अगर नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर ले। अगर अब भी नहीं हो रहा तो मुझे दोबारा बताए, हम फिर कुछ सोचेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धन्यवाद। आशा है आज का भाग आपको अच्छा लगे। एपिसोड 42 अरण्या की डांट। आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सूखे हुए गाजर, सड़े हुए टमाटर, कहीं के क्रोध। ईशान भी कम नहीं था। वो भी गुस्से में उसकी तरफ घूमा और बिना अपने बालों की परवाह किए उसने भी हिताक्षी के लंबे से बाल पकड़ लिए। वो गुस्से में जबड़े दबाए हुए बोला, हिताक्षी मेरे बाल छोड़ो अन्यथा हम भी खींचेंगे। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसके बाल छुए। नहीं, आप पहले हमसे क्षमा मांगो। बोलते हुए उसने और जोर से उसके बाल खींचे जिससे दोनों एक साथ लड़खड़ाए और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। आह! हिताक्षी के मुंह से निकला क्योंकि ईशान ने भी बहुत कसकर उसके बाल खींचे थे। ईशान अब भी समझाते हुए बोला, देखो हिताक्षी हम कह रहे छोड़ दो, अन्यथा बाद में तुम ही रोओगी। और फिर उसका इतना ही सुनना था कि वो जोर जोर से रोने लगी। ईशान ने तुरंत उसे छोड़ दिया और दूर होने को हुआ। आह! इस बार हिताक्षी ने रोते हुए उसके बाल छोड़ने से पहले जोर से ईशान के बाल खींचे और उठकर बैठते हुए जोर जोर से रोने लगी। ईशान गुस्से से अपने बाल सहलाते हुए बोला, तुम नाटक करना बंद करो। क्रोध बोलते हुए वो थोड़ा घबराया क्योंकि अब उसे माँ के हाथों से डांट खाने से कोई नहीं बचा सकता था। क्या हुआ हिताक्षी? गिन्नी और इशिका दोनों भागते हुए आए। ईशान तुरंत दूर खड़ा हो गया। उसने इशिका को देखकर झट से कहा, इसने शुरू किया था माँ। अब आगे। गिन्नी तो तुरंत ही हिताक्षी को उठाने लगी। क्या हुआ बच्चा? ईशान आपने इस पर हाथ उठाया। वो गुस्से में हिताक्षी को गले लगाए हुए बाल सहलाकर बोली। ईशान ने तुरंत कहा, हमने कुछ नहीं किया छोटी माँ, ये खुद से रो रही है। उल्टा इसने बाल खींचे मेरे, और मेरी ऊपर चढ़ी भी। अरण्या उन दोनों को देखते हुए खड़ी हो गई और समझने की कोशिश करने लगी कि कौन गलत है और कौन सही। उसने हिताक्षी की तरफ देखा तो हिताक्षी ने अपना सिर गिन्नी के सीने में और घुसा लिया। वो समझ गई कि अभी उसे डांट पड़ेगी। ईशान ने भी गुस्से से उसको देखा और अपनी माँ के पास आते हुए उनका वस्त्र पकड़ते हुए आपकी आंखों में हल्की नमी लाकर धीमी आवाज में बोला, माँ हम मानते हैं, हमने इसे चिढ़ाया, बदले एवरी ये भी मुझे चिढ़ा सकती थी पर इसने मेरे बाल नोचे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे गिराया भी और अब खुद ही तो रही है। उसकी बेचारगी भरी शकल और नम आंखें देख अरण्या की आंखें सिकुड़ गई। वो आंखें सिकुड़ दोनों को बारी बारी से देखने लगी। ईशान की बात सुनते ही गिन्नी ने झट से हिताक्षी का सिर ऊपर कर पूछा, आपके सच में अपने भाई के साथ मारपीट की? बोलते हुए उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। हिताक्षी ने अपने होंठ दबा लिए। उसने अपनी मोटी मोटी आंखों से ईशान की तरफ देखा जो कि हाथ से लिपटा हुआ उसे ही देख रहा था। उसके होंठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। हिताक्षी ने गुस्से में होंठ दबा लिए। उसने नजरें ऊपर कर अरण्या की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने रोते हुए कहा, माँ ये झूठ। हिताक्षी क्या ये सच है? क्रोध। उसकी आवाज काफी कड़क थी, जिसे सुनते ही हिताक्षी डर गई। उसने तुरंत ही गिन्नी के कपड़े पकड़ लिए और मोटी सी आंखें नीचे झुका ली। गिन्नी ने तुरंत ही अरण्या की तरफ देखकर हैरानी में कहा, क्या कर रही है अरण्या? ईशान भी तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगा। अरण्या पंजों के बल बैठी और ईशान की आंखों में देखकर सवाल किया, क्या ये सच है कि हिताक्षी ने आपके बाल नोचे? उसने पहले आप पर वार किया। ईशान, जिसने पहले शिकायत की थी, वो उनकी कड़क आवाज पर एकदम खामोश हो गया। उसने तुरंत ही नजरें झुका ली और नीचे देखते हुए बोला, वो मैंने उसे चिढ़ाया था इस वजह से। इसका मतलब आप झूठ कह रहे थे? अरण्या ने ठंडी आवाज में बिना किसी भाव के पूछा। तो हिताक्षी तुरंत अपनी उंगलियां मसलते हुए बोल पड़ी, नहीं माँ, वो मैंने ही शुरू किया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो फिर आप झूठ मूठ कर रो रही थी? ईशान ने आप पर हाथ नहीं उठाया। क्रोध। हिताक्षी ने सिर नीचे झुकाए हुए ना में सिर हिलाया। तो फिर आपके झूठ क्यों कहा? हिताक्षी क्रोध बोलते हुए वो खड़ी हिलो गई और उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई, जिसे सुनते ही दोनों सहम गए। हिताक्षी अब सच में रुआंसी हो गई। अरण्या। गिन्नी जो इतनी देर से उसे बोलने दे रही थी वो हिताक्षी को अपने सीने से लगाते हुए बोली, क्या हुआ है तुम्हें? इतना क्यों क्रोध कर रही हो? देखो तो कितना डरा दिया तुमने। उसने ईशान को भी अपनी तरफ खींच लिया। अरण्या, जिसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही थी।
वो ठंडे चेहरे के साथ उसे देखने लगी। गिन्नी ने डांटते हुए कहा, एक तो तुम पूरे दिन के बाद घर आए हो, लेकिन अब भी तुम्हारे पास प्रेम के दो बोल नहीं है। ऐसे समझाते हैं बच्चों को। अरण्या जो पूरी रात न सो पाने और उसके ख्यालों से परेशान थी, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। वो दोनों सच में डरे हुए थे। उसकी मुठिया कस गई। वो तुरंत ही कमरे में चली गई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने बेवजह का गुस्सा किया था उन दोनों पर। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आखिर हो क्या गया। हिताक्षी के झूठे आंसू देखकर वो परेशानी में अपने बाल समेटने लगी। आज भी उससे किसी के मगरमच्छ के आंसू देखे नहीं जाते। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थे ये झूठे आंसू। अरण्या ने झरोखे से भर देखा। सांचों से आती हुई धूप ने उसके चेहरे और आंखों पर अपनी चमक छोड़ने लगी। उसका ठंडा चेहरा और धूप में भूरी सी दिखती उसकी आंखें किसी गहरे ख्याल में डूब गई। कुछ समय बीता। द्वार से अंदर आने से पहले गिन्नी ने खटखटाया तो अरण्या उसकी तरफ मुड़ी। गिन्नी हाथों में लेप लिए हुए उसके पास आए और लेप का पात्र मेज पर रखकर जाने लगी। लेकिन फिर दरवाजे के पास रुककर बोली, सबके पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, परंतु उन परेशानियों का हल बच्चों को उदास कर नहीं निकाल सकोगी। मुझे पता है आप अपनी परेशानियां मुझसे कहोगी नहीं, लेकिन उनका गुस्सा बच्चों पर निकालना उनका बचपन खराब करेगा, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बचपन की यादें बड़े होने पर बहुत चुभती है। और आगे से अपनी परेशानियां घर की चौखट के बाहर रखकर आया करिए। गिन्नी अरण्या को किसी पत्नी की तरह बिल्कुल हक से डांट रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बच्चों के मामले में उसके अधिकार अरण्या से कहीं ज्यादा है, और इसमें वो भी कुछ नहीं कह सकती। उसकी बात पर अरण्या ने हल्की सी हामी भरी। वो समझ चुकी थी उसमें गलत किया। आशा है प्रातः की तरह उनकी रात्रि उदासी में नहीं बीतेगी, बोल वो बिना पीछे मुड़े चली गई। अरण्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो माफी कैसे मांगे। उसे इस काम में बहुत दिक्कत होती थी। वो बिस्तर पर बैठ गई। द्वार से दोनों बालक उदास चेहरों के साथ बाहर निकले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। गिन्नी ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, अब आप दोनों उदास मत हो, देखना वो शाम को कैसे आपको मनाने आती है। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों हाथ पकड़े आगे आगे चलने लगे। हमें क्षमा करिएगा ईशान भ्राता, हिताक्षी ने अपने मन में कहा। तो ईशान ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया और मन में ही बोला, हमें भी क्षमा करना, हमें तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। हिताक्षी ने हाथ झटक कर मुंह फुलाते हुए अपने हाथ सीने पर बांध कर कहा, एक दो बोलते तो हम कुछ नहीं कहते, पर आप पूरे 2 दिनों से हमें यही सब कह रहे हो। हम इतने भी मोटे नहीं हैं। बोलते हुए उसमें मुंह घुमा लिया तो ईशान उसकी हरकत पर हल्का मुस्कुरा उठा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बात तो सही है, तुम इतनी भी मोटी नहीं हो। बोलते हुए उसके बोल में तंज नहीं था, जिसे समझते हुए हिताक्षी उसे रुक कर देखने लगी। तो गिन्नी जो उसके पीछे आ रही थी उसका और ईशान दोनों का एक एक हाथ पकड़कर बोली, चलो अब मुंह फुलाना बंद करो, कम नहीं हो तुम दोनों। हिताक्षी अपने पैर पटकते हुए साथ में लड़ते हुए चलने लगी। आप क्या सोचते हो, आप बड़े अच्छे दिखते हो, खुद तो लंबे से खंभे की तरह दिखते हो, जिसके पास न तो कोई भावनाएं हैं न ही चेहरे पर मुस्कान। सड़े हुए टमाटर। हा उसके मन के हर बात पर उसका चेहरा बन रहा था। ईशान ने घूरकर उसे देखा तो हिताक्षी ने अपना मुंह बड़े ही गुमान के साथ घुमा लिया। और ये सब कुछ वो 4 सैनिक जो अलग अलग जगह पर बैठे उन्हें ही देख रहे थे। उन सब ने भी देखा। वे सभी असमंजस में एक दूसरे को देखकर फिर से उन्हें देखने लगे। उन सब ने भेष बदल रखा था। वीर यहाँ मौजूद नहीं था। वो 4 अलग अलग दिशाएं जाकर बारी बारी से नजर रख रहे थे। इधर अरण्या जो अपना चेहरा वेल से ढके उन चारों पर नजर रख रही थी। वो उन्हें अपना काम सही तरीके से करते देख वापस जाने लगी। वो जा ही रही थी कि उसकी नजर सामने की एक दुकान पर पड़ी। वहां रखी वस्तुओं ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धूप बढ़ रही थी। अरण्या ने कुछ चीजें खरीदी थी, जिसे एक थैले में रखे दुकान से मुड़ी, लेकिन मुड़ते ही कोई एकदम से उसके सामने आ गया, जिससे उसने अपने कदम पीछे ले लिए। उसकी नजरें तुरंत पैनी हो गई। वो अपने सामने काले रंग के साधारण वस्त्रों में खड़े बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति को गुस्से में भौहें चढ़ाकर देखने लगी। तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि अरण्या ने अपने हाथों में लिए थैले को उसकी तरफ उछाला और उसके बगल से निकलते हुए बोली, पीछे आओ। पहले तो व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़कर खुद को देखा, फिर जाती हुई अरण्या की पीठ देखकर उसके पीछे चल पड़ा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप सभी समीक्षा अवश्य दें। हमारा मनोबल आपके विचारों को पढ़कर ही बढ़ता है।
और हमें फॉलो भी कर ले। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऐसी एक और कहानी जो कि नोवेल पर है यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। वो आपको बहुत पसंद आएगी। कौन है ये? अरण्या ने उसे तुरंत कैसे पहचान लिया? और ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे आंसुओं से इतनी का नफरत है? एपिसोड 43 आखिरकार पहुंच ही गया तुम्हारी कमजोरी तक। हिताक्षी अपने पैर पटकते हुए साथ में लड़ते हुए चलने लगी। आप क्या सोचते हो? आप बड़े अच्छे दिखते हो। खुद तो लंबे से खंभे की तरह दिखते हो जिसके पास न तो कोई भावनाएं हैं न ही चेहरे पर मुस्कान, सड़े हुए टमाटर। हाँ, उसके मन के हर बात पर उसका चेहरा बन रहा था। ईशान ने घूरकर उसे देखा तो हिताक्षी ने अपना मुंह बड़े ही गुमान के साथ घुमा लिया। और ये सब कुछ वो 4 सैनिक जो अलग अलग जगह पर बैठे उन्हें ही देख रहे थे। उन सब ने भी देखा। वे सभी असमंजस में एक दूसरे को देखकर फिर से उन्हें देखने लगे। उन सब ने भेष बदल रखा था। वीर यहाँ मौजूद नहीं था। वो 4 अलग अलग दिशाएं जाकर बारी बारी से नजर रख रहे थे। इधर अरण्या जो अपना चेहरा वेल से ढके उन चारों पर नजर रख रही थी। वो उन्हें अपना काम सही तरीके से करते देख वापस जाने लगी। वो जा ही रही थी कि उसकी नजर सामने की एक दुकान पर पड़ी। वहां रखी वस्तुओं ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धूप बढ़ रही थी। अरण्या ने कुछ चीजें खरीदी थी जिसे एक थैले में रखे दुकान से मुड़ी, लेकिन मुड़ते ही कोई एकदम से उसके सामने आ गया जिससे उसने अपने कदम पीछे ले लिए। उसकी नजरें तुरंत पैनी हो गई। वो अपने सामने काले रंग के साधारण वस्त्रों में खड़े बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति को गुस्से में भौहें चढ़ाकर देखने लगी। तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि अरण्या ने अपने हाथों में लिए थैले को उसकी तरफ उछाला और उसके बगल से निकलते हुए बोली, पीछे आओ। पहले तो व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़कर खुद को देखा, फिर जाती हुई अरण्या की पीठ देखकर उसके पीछे चल पड़ा। अब आगे दोनों जंगल के बाहरी हिस्से में बनी नदी के पास खड़े थे। अरण्या काफी समय से कुछ तलाश रही थी। उसने अब तक उस व्यक्ति के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। कंधे पर भारी सा थैला टांगे वो बस उसे घूर रहा था। वो जगह देखने के बाद आखिरकार वो बोली, यदि तुम अब जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बोलते हुए वो अपने बाल जुड़े में लपेटने लगी। उसकी बात सुनते ही वो व्यक्ति एक भौं चढ़ाकर बोल पड़ा, अच्छा, इतनी देर से ये मोटा सा थैला पकड़ा कर अपने पीछे घुमा रही हो और अब काम होने के बाद जाने को बोल रही हो। उसकी बात सुनते ही अरण्या उसकी तरफ मुड़ी और अपनी वेल निकालकर उसे लंबे फीते की तरह मोड़ते हुए अपने ढीले हो रहे जुड़े को बांधते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए उसे गहरी नजरों से देखकर अपनी ठंडी आंखें हल्का सिकोड़कर बोली, तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम। बोलते हुए उसने थोड़ा सोचा, फिर अपनी हल्की घबराए आंखों से उसे देखकर बोला, वीर। वीर नाम है। वीर। बोलते हुए उसने उसकी दाढ़ी खींची तो वीर एकदम से सकपकाते हुए पीछे हो गया। उसने तुरंत अपनी दाढ़ी सहलाकर कहा, क्या कर रही हो मूर्ख स्त्री? तुम हमारे इतने पास कैसे आ सकती हो? अरण्या की आंखों में गुस्सा सा आने लगा। उसने उसकी दाढ़ी को एक नजर देखा जो उसके खींचने पर निकली नहीं थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, थैला यहाँ रखो और जाओ, वो काम करो जिसके लिए यहाँ हो। उसके शब्द बहुत ठंडे थे। वीर ने तुरंत है उसका झोला जमीन पर फेंकते हुए कहा, मैं अपना काम तो करूंगा ही, पर आप क्या कर रही हो? पहले तो किसी अनजान को यूं ही अपने पीछे बुलाती हो, फिर काम निकलवाने के बाद ऐसे ही भगा देती हो। अचानक ही अरण्या अपना खंजर उसकी तरफ फेंका, लेकिन वीर बहुत ही फुर्ती से किनारे हो गया। अरण्या ने उंगली दिखाकर बहुत ही गुस्से में उसे अपनी क्रूरता उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें अगर मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं लाई होती तो तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें अब तक मिल चुकी होती। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो। मेरे सामने अपनी होशियारी और अपने ये जहरीले शब्द मत निकाला करो। वीर की आंखें कठोर हो गई। वो बिल्कुल सीधे से लहजे में बड़े ही अजीब तरह उसकी आंखों में देखकर बोला, सेवक नहीं हूं तुम्हारा। उसकी बात सुनते ही अरण्या ने अपने एक कदम उसके और करीब किया और उसकी आंखों में देख अपने होंठों के कोने मोड़ते हुए बड़े ही अपमानजनक तरीके से बोली, सेवक तो नहीं हो किंतु कार्य मेरे लिए ही करते हो, और यदि ये नहीं करना है तो रास्ता उधर है और महल का मार्ग तुम्हें पता है, वापस जा सकते हो। बोलकर अरण्या ने एक चेतावनी भरा भाव दिया और अपना झोला उठाते हुए नदी की तरफ बढ़ गई। वीर कुछ पल उसे देखता रहा, अपनी जगह पर खामोश खड़ा। अरण्या ने दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पैरों में पहने पैजामे को थोड़ा ऊपर किया
और अपने हल्के आसमानी रंग के लिबादे की बाजुएं पीछे कर झोले में से बॉस की नुकीली सी जमीन खोदने वाला औजार निकालकर नदी के पास से जाकर अपने जूते निकाले। उसने अपने गोरे और नाजुक से पैरों को नदी के किनारे रखकर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए किसी चीज का माप लेने लगी। सूरज का ताप बढ़ चुका था, लेकिन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से धूप की किरणें जमीन पर सीधी नहीं आ रही थी। ऊंचे पेड़ों की छोटी बड़ी पत्तियों से आती चमकदार धूप नदी ए पड़ने की वजह से किसी शीशे की तरह चमककर चारों ओर अपना प्रकाश फैला रही थी। उसकी चमकती हुई किरणें अरण्या के पतले बसे दिख रहे शरीर पर किसी चमकीले से प्रकाश की तरफ से पड़ रही थी। धूप में मेहनत की वजह से उसके चिकने गाल पसीने से भीगने के कारण चमक रहे थे। कुछ छोटे बड़े काले बाल उसकी पतली सी गर्दन, गाल और आंखों पर बार बार चिपक रहे थे, जिसे वो काम में मगन होने के कारण बड़ी ही बेदर्दी से पीछे कर रही थी। वो उसे कार्य करते देख इतना खो गया कि उसे आभास भी नहीं हुआ कि समय बीत रहा है। कुछ ही पलों में अरण्या ने एक सांस बाहर छोड़ी और वो नुकीला सा बॉस पूरी ताकत के साथ नदी के किनारों पर खोदकर पानी का थोड़ा रास्ता सूखी घास भरी जमीन की तरफ कर दिया। कुछ ही पलों में पानी का बहाव तेज होने लगा और उसके बनाए निशानों की राह पर चलने लगा। पानी का भाव तेज होते देख अरण्या तुरंत नीचे बैठी और हाथों से थोड़ी बहुत मिट्टियां लगा दी। ऐसा करते ही पानी का बहाव एकदम हल्का हो गया और बड़ी ही आसानी से उसके बनाए निशानों की मिट्टी को मुलायम करने लगा। अभी इसमें कुछ पल लगने वाला था, इसलिए वो नदी के पास जाकर अपने हाथ धुलने लगी। उसने अपने हाथ पांव धोए और चारों तरफ की सुरक्षा देखने लगी। यहाँ खतरा हो सकता था। उसकी नज़र बीच में शांति से खड़े वीर पर पड़ी, जिसे उसने बिल्कुल अनदेखा कर दिया और अपने जूते पहनकर थैला लेकर पेड़ की छाया के नीचे बैठकर थैले से फल निकालकर खाने लगी। उसके शरीर पर घने पेड़ की पत्तियों की छाया, जिसमें से धूप की किरणें लाख घना होने के बावजूद भी छनकर पड़ी जा रही थी, जो उसके वस्त्रों और चेहरे पर पड़ रही थी। मध्यम सी ताजी हवा जो पूरे जंगल में टहल रही थी, अरण्या को बहुत सुकून भरा महसूस कर रही थी। अचानक ही अरण्या सेब खाते खाते रुक गई। जब उसे अपने पास किसी की छाया महसूस हुई, उसने नजरें ऊपर की तो उसकी आंखें फैल गई। सामने खड़े साये ने एक झटके में उसकी गर्दन कस ली। उसके हाथों से आधा काटा हुआ सेब नीचे लुढ़क गया और मुंह में खाया हुआ सेब गले में फंस गया। उसकी आंखें सांस न ले पाने के कारण फैलने लगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथों की पकड़ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें चारों तरफ घुमाई तो वीर अब भी वहीं खड़ा था। वो अब भी खुली आंखों से उसे देख रहा था, लेकिन उसमें जरा सी भी हलचल नहीं थी। आखिरकार पहुंच ही गया तुम्हारी कमजोरी तक, अभी उनका काम खत्म करके आया हूं, अब तुम्हारी बारी। अरण्या की अटकती हुई सांसें एकदम से थम गई जब उसके कानों में उसकी डरावनी और भारी सी आवाज पड़ी। उसकी आंखें एक झटके से खुली। उसके कानों में अपनी बड़ी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए खुद को सेंस में लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर आया था। उसने अपने गीले हो चुके होंठ झटके से पोंछे और अपनी नजरें ऊपर की। वीर हाथों में मोटी सी लकड़ी में एक सांप लपेटे, जो कि पेड़ के किनारों से अरण्या की तरफ बढ़ रहा था। खड़ा बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने अब तक अपनी दाढ़ी निकाल दी थी। अरण्या की आंखें सीधा उसकी आंखों से जा मिली, उसकी क्रूर आंखों जिनमें कभी भी कोई भाव नहीं होते थे। उनमें नमी की हल्की चमक और डर साफ दिख रहा था। अरण्या के कानों में अब भी उसकी वो डरावनी आवाज गूंज रही थी, जो उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ाती जा रही थी। उसने झट से अपनी नजरें नीचे की, इस बात के एहसास पर कि उसकी आंखों में आंसू है। वो बिना देरी किए नंगे पैर ही अपनी तलवार लेकर जंगल से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। उसे ऐसे भागते देख वीर एकदम से हैरानी से उसे देखने लगा। तभी अचानक ही उसे अपने हाथ में हल्की सी पीड़ा महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके हाथों पर उस हरे से मोटे से सांप के काटने के निशान थे। उसने बिना किसी भाव के जमीन पर तड़प रहे सांप को देखा तो उसके होंठों के कोने बेचारगी के भाव में बिगड़कर शैतान की तरह मुस्कुराने लगे। उसने दोबारा उस रास्ते की तरफ देखा जहां से अरण्या गई थी और एक छलांग लगाते हुए उसके पीछे उड़ गया। अरण्या, जिसके दिमाग में उस शैतान के कहे शब्दों के अलावा कोई और शब्द सुनाई ही दे रहे थे, वो चिलचिलाती धूप नंगे पैर ही गर्म सी जमीन पर बिना किसी परवाह के भागी जा रही थी। कैसे भी करके उसे उन तक पहुंचना था। वो ये सपना कभी सच नहीं होने देगी, नहीं, किसी कीमत पर नहीं। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। वो अपने घर पहुंची। आसपास के लोग जो आ जा रहे थे वो उसके नंगे पैरों को देखने लगे जो घायल से लग रहे थे। क्या हुआ इसे? उद्धरण चिन्ह। अरण्या ने आंगन का द्वार खोला और बिना सांसें भरे
दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। हिताक्षी, ईशान, गिन्नी, हिता, ईशा, गिन्नी। रुकते ही उसकी आवाज सांस न ले पाने के लिए कट गए। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसे पूरा घर खाली दिखा। कोई नहीं है। सब कहाँ है? ईशा, ईशान, गिन्नी। उसके चेहरे पर डर के बादल मंडराने लगे। उसने हर कमरा जांचा। आखिर में अपने कमरे में जांचने लगी तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। छोटी माँ, दरवाजा ऐसे क्यों खुला है? कहीं कोई चोर तो नहीं? सभी भागकर अंदर आने लगे। उनकी आवाज सुन अरन्या की जान में जान आई। उसकी अटकी हुई सांसें एक झटके में ऊपर आ गई। उसने राहत भरी सांस बाहर छोड़ी और बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। उसने लेप की तरफ देखा और झट से खिड़की खोलकर बाहर निकल आई। उसके दोनों हाथों में कुछ मात्रा में लेप लिया हुआ था। उसने अपनी बाजुओं से अपना पसीना पोंछा और कमरे से आती उनकी आवाजें सुन वो पीछे वाले रास्ते से दूसरी तरफ निकल गई। उसके अपने पैरों में कपड़े के काले जूते डाल रखे थे। हालांकि तब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा था। वो बाहर निकलकर पीछे मुड़ी तो एकदम से उसने अपने कदम पीछे कर लिए। उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। सामने खड़े वीर को देखकर उसने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर जाने लगी, लेकिन वीर ने अचानक ही उसकी बाजुएं पकड़कर रोक ली। उसकी हरकत पर अरन्या की आंखें एकदम से नफरत और गुस्से में दहक उठी। हाथ हटाओ। बहुत ही दबी और कसी सी आवाज उसके होंठों से बाहर आई। आज के लिए इतना ही। भाग कैसा रहा? हमें अवश्य बताएं। केस 1, अगर ये वीर नहीं है तो असली वीर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। 1, मारा गया। 2, यही असली है। 3, या फिर इसका भी कोई मकसद है? केस 2, लेकिन अगर ये वीर है तो सांप के काटने के बाद भी इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? 1, ये हिताक्ष की कोई चाल है। 2, वीर ही कोई चालबाज है। एपिसोड 44, हाथ हटाओ। हिताक्षी, ईशान, गिन्नी, हिता, ईशा, गिन्नी। रुकते ही उसकी आवाज सांस न ले पाने के लिए कट गए। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसे पूरा घर खाली दिखा। कोई नहीं है। सब कहाँ है? ईशा, ईशान, गिन्नी। उसके चेहरे पर डर के बादल मंडराने लगे। उसने हर कमरा जांचा। आखिर में अपने कमरे में जांचने लगी तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। छोटी माँ, दरवाजा ऐसे क्यों खुला है? कहीं कोई चोर तो नहीं? सभी भागकर अंदर आने लगे। उनकी आवाज सुन अरन्या की जान में जान आई। उसकी अटकी हुई सांसें एक झटके में ऊपर आ गई। उसने राहत भरी सांस बाहर छोड़ी और बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। उसने लेप की तरफ देखा और झट से खिड़की खोलकर बाहर निकल आई। उसके दोनों हाथों में कुछ मात्रा में लेप लिया हुआ था। उसने अपनी बाजुओं से अपना पसीना पोंछा और कमरे से आती उनकी आवाजें सुन वो पीछे वाले रास्ते से दूसरी तरफ निकल गई। उसके अपने पैरों में कपड़े के काले जूते डाल रखे थे। हालांकि तब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा था। वो बाहर निकलकर पीछे मुड़ी तो एकदम से उसने अपने कदम पीछे कर लिए। उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। सामने खड़े वीर को देखकर उसने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर जाने लगी, लेकिन वीर ने अचानक ही उसकी बाजुएं पकड़कर रोक ली। उसकी हरकत पर अरन्या की आंखें एकदम से नफरत और गुस्से में दहक उठी। हाथ हटाओ। बहुत ही दबी और कसी सी आवाज उसके होंठों से बाहर आई। अब आगे। उसकी कठोर और ठंडी आवाज पर वीर ने तुरंत ही अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके हाथ हटाते ही अरन्या ने अपनी बाजुओं को तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम ठंडा हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बाह रगड़ने से उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जिसे खत्म करने के लिए उसके हाथ अपने आप ही उस स्थान को घृणा से पोंछने से रोक नहीं पाए। उसने एक बार फिर बिना किसी शब्द के अपनी घृणा भरे भाव और अपनी हरकतों से वीर का अपमान किया था, जो वीर को जरा सा भी सहन नहीं हुआ। उसने बड़े ही क्रोध और घृणित भावों से जाती हुई अरन्या को देखा। उसकी मुट्ठियां बहुत गुस्से में कस गई। उसके जबड़े बुरी तरह से कस गए। उसने उसकी घर की ओर देखा और फिर से जाती हुई अरन्या को देखने लगा। अचानक ही अरन्या उसकी ओर मुड़ी। उसकी पैनी नजरें चिलचिलाती धूप में कुछ तलाशने लगी, जिसे देख वीर की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत ही नजरें नीचे कर खुद को देखा, जिसकी वजह से अरन्या ने उसकी तरफ देखा तो धूप में लाल हो चुके उसके चेहरे के भाव बड़े ही शातिर हो गए। उसके गुलाबी होंठ का एक कोना बड़ी ही दुष्टतापूर्वक मुड़ गया। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। पत्थरों से बनी उस सड़क पर धूप ज्यादा होने के कारण वहां पर लोग ज्यादा नहीं थे। इक्का दुक्की लोग जो अब भी अनजान थे अपने नए पड़ोसी से, वे सभी थके होने के कारण इतने थके और धूप में पके हुए थे कि उन्हें कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं थी। वीर जो जाने क्या कर रहा था, अपनी बाजुएं झुके हुए चेहरे के पास लगाए। अचानक ही उसे झटका लगा।
उसने तुरंत दूर होने के लिए बल प्रयोग करना चाहा, किंतु सामने खड़ी अरण्या, जिसने उसकी बाजू के फैले हुए कपड़े को पकड़ रखा था, वो उसे खींचकर भागते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। वो बस उसके पीछे दौड़ने लगा। उसने चारों तरफ असमंज में देखा, फिर सिर हल्का सा घुमाकर जाते हुए उसके घर को देखकर वापस अपने सामने पूरी जान लगाकर भागती अरण्या को देखने लगा। उसके जुड़े में बंधे बाल, जो काफी समय से बंधे थे, वे उसके दौड़ने की वजह से खुलने लगे। अचानक ही उसके मुलायम से लंबे बाल उसके फीते से अलग हो गए। वो फीता जो वेल को लपेटकर बनाया गया था, खुलकर वीर के चेहरे से लगकर पीछे जाने लगा, लेकिन वीर ने फुर्ती से अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। अरण्या सीधा उसी स्थान पर रुकी जहां वो पहले थी, नदी के किनारे हरे भरे जंगल के थोड़ा अंदर। वो अपने घुटनों पर हाथ रखे तेजी से भाग रही सांसों को संभाल रही थी। उसका गोरा सा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन बिना किसी भाव वाली ठंडी आंखें जमीन पर ठहरी हुई थी। उसके माथे, बाल और गर्दन पसीने से भीग चुकी थे। बात करे वीर की तो वो बिल्कुल थका हुआ लग रहा था, न तो शरीर न ही चेहरा। उसकी ठंडी आंखें अपने सामने झुकी हुई सांसें संभाल रही अरण्या पर टिकी हुई थी। उसके माथे और गर्दन पर पसीना चमक रहा था, लेकिन थकान का नामो निशान नहीं था। मुझे इस प्रकार जबरन लाने का कारण? उसके सवाल पर अरण्या सीधे होकर उसकी ओर मुड़ते हुए अपनी कलाइयों से माथे का पसीना सुखाते हुए बोली, तुम्हारे हाथ पैर बांध कर नहीं लाए। हाँ, हाथ जरूर पकड़े, नहीं तुम्हारे वस्त्र पकड़े थे, किंतु चलने वाले पैर तुम्हारे थे। उसकी बात पर वीर कुछ पल तो खामोश रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब यदि तुम्हारे जैसी, उसके तुम्हारी जैसी शब्द पर ही अरण्या की भौहें तन गई। कहने का मतलब अर्थ कि तुम्हारे जैसी आकर्षक, कठोर हृदय वाली, सुंदरता की मूरत, हिरनी से नेत्रों से वश में करने वाली स्वाभिमानी स्त्री किसी पुरुष का बीच मार्ग में हाथ पकड़कर भागेगी तो पैर तो जबरन दौड़ेंगे ही। अरण्या के मयूर से नेत्रों के भाव जरा भी नहीं बदले। उसकी बात सुनकर वो बिना पलके झपकाए उसकी चमक रही आंखों में देखती रही। अरण्या के खुले बाल हवा की तेजी के कारण उसके आंखों और चेहरे को बार बार ढक रहे थे, जिसे हटाने के लिए वीर के हाथ अपने आप ही उठ गए। लेकिन अचानक ही अरण्या ने अपना चेहरा घुमा लिया। वीर के हाथ वही ठहर गए। तुम लोगों को स्वयं महल से लेकर आए हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो कुछ जिम्मेदारियों मेरे हिस्से भी आती है। मेरे शत्रु की पहचान तुम्हें ज्ञात नहीं, और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हें उसके बारे में जानकारी कैसे दूं। वीर उसकी बातें सुन तो बड़े ध्यान से रहा था, किंतु उसकी नजरें अरण्या के पीछे बंधे हाथों पर थी, जो पूरी तरह से लाल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कुछ समय पहले ही अपनी मुट्ठियां ही कसी हुई थी। अब ये ज्ञात नहीं कि उसे इस प्रकार का गुस्सा उसकी किस बात पर आया, अपने शत्रु के बारे में जानकारी न होने या उसके कहे प्रशंसा भरे शब्दों से। अब उसे उसकी कही गई बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कदम अपने आप ही बड़ी ही धीमी गति में चहलकदमी के लिए मजबूर हो गए। उसे साफ तौर पर अरण्या के उड़ते बालों के कारण उसकी गर्दन में बोलने की हलचल दिख रही थी, पर उसका मस्तिष्क बहुत ही व्यस्त था अपने हृदय की बातों में। अपने ही स्थान से दाएं बाएं उसके बढ़ते कदमों में बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। पत्तों की सरसराहट भी उसके कदमों से भारी थी। उसकी गहरी नजरें सामने आकर्षक शरीर के साथ अपने हाथ पीछे बांधे खड़ी लड़की पर किसी शिकार की तरह टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसके हाथ हरकत पर आने लगे और उनमें से काला सा धुआं दिखने लगा। मुझे सहायता चाहिए तुम्हारी। अचानक ही अरण्या के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े, जिसे सुनते ही उसके कदम ठहर गए। वो अपने हाथ पीछे कर एक भौं उचकाकर देखने लगा। अरण्या उसकी ओर मुड़ी और उसकी नजरों में देखकर आगे बोलने को हुई, किंतु वीर उसकी बात शुरू होने से पहले ही बोल पड़ा। इतनी बार अपमान के पश्चात तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता करूंगा? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रहने दो, मैं स्वयं कर लूंगी। अरण्या ने उसकी बात पर आगे कोई बहस नहीं किया और वापस नदी की ओर मुड़ गई। उसने पेड़ के पास रखे थैले को देखा और वहां जाकर कुछ खोजने लगी। कोई जवाब न पाकर वो जाने को हुआ, लेकिन फिर अपने जूते निकाल रही अरण्या पर दोबारा रुक गई। उसके पांव की तलवों पूरी तरह से लाल थे, शायद छाले थे उनमें, किंतु वीर की भौहें तब सिकुड़ गई जब उसने उसे बड़ी ही बेरहमी से अपनी उन चोटों पर कपड़े की परतें चढ़ानी शुरू कर दी। बिना किसी प्रकार की दवा के उसे याद था कि वो लेप लेकर निकली थी, किंतु अब वो यहाँ नहीं है, अर्थात कहीं गिर गया। अरण्या ने बड़े ही क्रोध में अपनी चोट और जलने की वजह से लाल हो चुके पैरों की पट्टियों में गांठ मारी और वापस जूते पहनकर बाकी के बचे कपड़े अपने हाथों में लपेटने लगी। दोनों हाथों में हल्के आसमानी रंग के कपड़े बांधकर, दांत और हाथ की हाथ बांधकर गांठ बांधते हुए एक नजर देख वापस थैले को और झुकी और एक फलूस की ओर बढ़ गई।
वीर जिसकी नजरें पहले तो उसके पैरों पर थी, वो उसके चेहरे को ओढ़ कर कुछ बोलने को हुआ। तुम स्वयं के लिए इतनी बुरी नहीं हूं, बस अच्छे लोगों भेंट नहीं होती है, इसीलिए पता नहीं अच्छे लोगों से बात कैसे करते हैं। हाथ में लिए संतरे को उसकी ओर बढ़ाते हुए अरण्या ने ठंडे चेहरे और ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात पर वीर खामोश सा रह गया। उसने उसके हाथ से बिना किसी भाव के फल ले लिया। उसके फल लेते ही अरण्या वापस मुड़ते हुए बोली, जाओ जाकर आराम करो, तुम्हारे साथी राह देख रहे होंगे। अरण्या ने अपने थैले से कुछ धारदार हथियार निकाले और कुछ ही दूरी पर बने बांस की ओर चली गई। वीर उसके जूते पहने पांव, जो कि अब उसके लंबे से लिबादे की वजह से ढक चुके थे, की ओर देखते हुए उसकी ओर बढ़ गया। उन दोनों से काफी दूरी पर खड़ी अरण्या की आत्मा काफी समय ये सब देख रही थी। वो बहुत परेशान थी। वो बड़ी ही परेशानी से अरण्या और उस अनजाने से व्यक्ति को देख रही थी, जिसे अरण्या स्वयं के साथ खड़े होने का अवसर दे रही थी। उसके मस्तिष्क के विचार बड़े ही उलझे हुए थे। नहीं, ये उनमें से नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी से सहयोग ले या किसी की सहायता करे। इन वर्षों में तुम्हें इतना तो समझ ही चुकी हूं इशिका कि तुमसे बड़ा निर्दयी इस संसार में कोई नहीं। हम अब किसी भी हाल में एक निर्दोष को तुम्हारा शिकार नहीं होने देंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। भाग कैसा रहा इस पर हमें अपनी राय अवश्य दे। धन्यवाद। आज प्रश्न नहीं देंगे क्योंकि हमें उत्तर आप लोगों से मिलता ही नहीं, और क्षमा भी कल भाग न दे पाने के लिए। शुभ रात्रि। एपिसोड 45 अरण्या और वीर। अरण्या ने बड़े ही क्रोध में अपनी चोट और जलने की वजह से लाल हो चुके पैरों की पट्टियों में गांठ मारी और वापस जूते पहनकर बाकी के बचे कपड़े अपने हाथों में लपेटने लगी। दोनों हाथों में हल्के आसमानी रंग के कपड़े बांधकर दांत और हाथ की हाथ बांधकर गांठ बांधते हुए एक नजर देख वापस थैले को और झुकी और एक फलूस की ओर बढ़ गई। वीर जिसकी नजरें पहले तो उसके पैरों पर थी, वो उसके चेहरे को ओढ़ कर कुछ बोलने को हुआ। तुम स्वयं के लिए इतनी बुरी नहीं हूं, बस अच्छे लोगों भेंट नहीं होती है, इसीलिए पता नहीं अच्छे लोगों से बात कैसे करते हैं। हाथ में लिए संतरे को उसकी ओर बढ़ाते हुए अरण्या ने ठंडे चेहरे और ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात पर वीर खामोश सा रह गया। उसने उसके हाथ से बिना किसी भाव के फल ले लिया। उसके फल लेते ही अरण्या वापस मुड़ते हुए बोली, जाओ जाकर आराम करो, तुम्हारे साथी राह देख रहे होंगे। अरण्या ने अपने थैले से कुछ धारदार हथियार निकाले और कुछ ही दूरी पर बने बांस की ओर चली गई। वीर उसके जूते पहने पांव, जो कि अब उसके लंबे से लिबादे की वजह से ढक चुके थे, की ओर देखते हुए उसकी ओर बढ़ गया। उन दोनों से काफी दूरी पर खड़ी अरण्या की आत्मा काफी समय ये सब देख रही थी। वो बहुत परेशान थी। वो बड़ी ही परेशानी से अरण्या और उस अनजाने से व्यक्ति को देख रही थी, जिसे अरण्या स्वयं के साथ खड़े होने का अवसर दे रही थी। उसके मस्तिष्क के विचार बड़े ही उलझे हुए थे। नहीं, ये उनमें से नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी से सहयोग ले या किसी की सहायता करे। इन वर्षों में तुम्हें इतना तो समझ ही चुकी हूं इशिका कि तुमसे बड़ा निर्दयी इस संसार में कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। हम अब किसी भी हाल में एक निर्दोष को तुम्हारा शिकार नहीं होने देंगे। अब आगे। अरण्या बॉस काट रही थी और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा वीर कोई कार्य नहीं कर रहा था। वो बस हाथों में हथियार लिए बहुत धीरे धीरे बॉस के तने पर वार कर रहा था। उसकी नजरें न चाहते हुए भी उसके पांवों की ओर जा रही थी। वो असमंजस में उसके चेहरे को देखता और बिना रुके कार्य करते उसके पैरों पर। स्त्रियां ऐसी नहीं होती, वे तो बहुत नर्म और बात बात पर अश्रु बहाने वाली होती है। उन्हें चलने के लिए किसी पुरुष के साए की आवश्यकता होती है। बिना किसी पुरुष के वो यहाँ सिर्फ एक ही कार्य कर सकती है, वो है उनके पास आने वाले हर पुरुष को खुश करना। अपनी पीड़ा दिखाकर पुरुषों का ध्यान आकर्षित करना महिलाओं की आदत होती है। इतना स्वाभिमान, क्रोध और पुरुषों से भाव स्त्रियों का व्यक्तित्व नहीं। कहीं तुम भी वहीं तो नहीं कर रही। उसकी गर्दन हल्की सी तिरछी हो गई उसे देखने के लिए, किंतु अरण्या अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे आभास नहीं हुआ उसके यूं देखते रहने का। अचानक ही अरण्या के हाथ में लिया औजार छूटकर दूसरी ओर झाड़ी में जा गिरा। अरण्या उसे उठाने चली गई। वो झाड़ियों में औजार ढूंढते हुए बोली, कुछ समय के लिए तुम पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाओ। समस्या समाप्त होने पर हम तुम्हें स्वयं बुलाएंगे। नहीं अरण्या, हम तुम्हें। वहीं उसके पास गुस्से में खड़ी आत्मा ने कहने की कोशिश की, लेकिन फिर अरण्या के बातों की गंभीरता भांपते हुए वो शांत पड़ गई। अरण्या, मुझे लगता है तुम अब इतनी समझदार हो कि मेरी बातों की गंभीरता समझ सको। यदि नहीं तो मेरे साथ कुछ भी होने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बोलकर अरण्या वहां से चली गई। वो कुछ अजीब लग रही थी। आज कुछ अलग थी उसकी आवाज।
वो इतनी परेशान क्यों प्रतीत हो रही थी? वो आगे बढ़ने को हुई, लेकिन अचानक ही उसकी नजरें सीधा अरण्या के साथ खड़े व्यक्ति से मिली। उसकी आंखें इतनी अजीब तरीके से चमक क्यों रही है? क्या क्या वो मुझे देख सकता है? उसने परेशानी में स्वयं को देखते हुए कहा। किंतु ये संभव कैसे? मैं तो एक आत्मा। अचानक ही उसे किसी ने खींच लिया और वो एक झटके में वहां से अदृश्य हो गई। अरण्या अपने स्थान पर खड़ी सामने जमीन पर बिखरे बड़े बड़े बांस को देख रही थी। उसने अब तक सिर्फ 3 ही काटे थे, किंतु अब यहाँ 50 बॉस पड़े होंगे। उसने वीर की और शंका भरी नजरों से देखा तो वीर ने अपने दोनों हाथों की तलवार आगे दिखाते हुए बोला, मैंने बस इनकी धार जांच की। तुम्हारे वाले की धार बहुत तेज थी। उद्धरण चिन्ह। उसके हाथ में अपनी तलवार देख अरण्या की आंखें क्रोध से भर गई। वो झट से उसके पास आकर अपना तलवार छीनते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी तलवार को धार। बोलते हुए उसने अपने तलवार की जांच की। उसने जैसे ही धार में हाथ लगाया उसके हाथ कट गए, उनमें से खून तुरंत निकलने लगे। वो अपने हाथ हटाकर वीर को वापस देखकर आगे बोली, नहीं गई। किंतु अपनी बात अधूरी रख उसने बहुत ही तरीके से कटे बांसों की तरफ देखा। वीर, जिसने पहली बार उसकी आंखों में भाव देखे थे, वो अपनी तलवार तेजी से बॉस पर चलाते हुए बोला, ये बहुत आसान है। ऐसे इन पर ऊपर से नीचे की ओर वार करो। ये तलवारें बहुत सफाई से अपना काम करेगी बिना अपनी धार छोड़े। अरण्या ने तुरंत ही उसकी बताई बात पर गौर कर वार किया और एक झटके में 4 बांस एक साथ कट गए, जिसे देख उसकी आंखों में पहली बार चमक दिखी। उसने प्रशंसा भरी नजरों से वीर की ओर देखा, फिर अपनी तलवार देखते हुए प्रशंसा भरे स्वर में बोली, वाकई वो उसी प्रकार अपना कार्य करने लगी। तो वीर एक बार फिर उसके पैरों की ओर देख बोला, तुम्हारे पैरों में पीड़ा नहीं हो रही? उसके प्रसन्न पर उसके हाथ स्वतः ही रुक गए। उसने अपनी मयूर सी नजरों से उसे कुछ क्षण देख फिर बिना किसी भाव वापस अपने कार्य पर लगते हुए बोली, मेरी सारी पीड़ा उनके खुशी भरे चेहरे को चमक और प्रेम भरे शब्दों के आगे फीके है। अब उन्हें रुष्ट किया है तो मनाने के लिए अपनी पीड़ा कुछ समय के लिए भूलनी ही पड़ेगी। उसकी बात पर वीर के होंठों के कोने मुड़े। उसने बॉस की पत्तियां निकालते हुए कहा, बड़ा प्रेम है अपने बालक से। हम हामी भरते हुए उसने एक आखिरी बार तलवार चलाई, जिससे एक साथ कई पेड़ गिरे। देखकर प्रतीत हुआ कि वो इनमें माहिर है। ऐसी ही रात्रि हो गई। आकाश चांद और तारों से चमक उठा। अंधेरे में डूबे वातावरण में चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैल उठा। जंगल में तरह तरह के जानवर और कीटों की आवाजें गूंजने लगी। जंगल का चेहरा प्रारंभिक नदी के समीप का स्थान अत्यंत प्रकाशित था, जिससे वहां किसी भी प्रकार के जानवर आने का साहस नहीं कर रहे थे। उसी स्थान को एक अत्यंत ऊंचे से पेड़ पर खड़ा साया देख रहा था। आसमान में हवा की वजह से उड़ते हल्के बादल उस पेड़ से बहुत समीप लग रहे थे। वो उस पेड़ की आड़ में टेक लगाए बड़ी ही बेफिक्री में बैठा अपने पैर हिला रहा था। आज की रात बहुत लुभावनी होने वाली है। तुम्हारे बालकों को मारकर तुम्हें अपना दास बनाकर अपने महल ले जाऊंगा मैं। तुम्हारी इन मयूर से नेत्रों में अश्रु कितने खूबसूरत लगेंगे। मेरे समक्ष घुटनों पर बैठ क्षमा की गुहार लगाता तुम्हारा स्वाभिमानी चेहरा कितना मनमोहक होगा। हाँ हाँ हाँ, हमसे अब और सब्र नहीं होता मेरे प्रिय खिलौने। रात्रि गहराती जा रही थी। चारों ओर हवाओं के शोर के अलावा जानवरों और कीटों की आवाज के साथ पेड़ों के हल्के हल्के लहराने की आवाजें तेज हो रही थी। तभी उसे हलचल सुनाई दी। वो तुरंत सतर्क हो गया। अरण्या, कहाँ हो? गिन्नी की डरी हुई धीमी सी आवाज गूंजी। छोटी माँ, आप इतना क्यों डर? ईशान की अधूरी बात काटते हुए हाथ एक डंडे में सफेद रंग का लालटेन लगाए। एक हाथ से दोनों का हाथ पकड़े हुए गिन्नी डांटकर गुस्से और डरे हुए स्वर में बोली, चुप करो तुम सब एक जैसे हो। बताओ भला इतनी रात्रि को इस जंगल में हमें लाने की क्या आवश्यकता थी? अब वो स्वयं भी जाने कहाँ चली गई। मुझे तो जानवरों से लड़ना भी नहीं आता। अगर कोई जंगली जानवर, आप चिंता क्यों करते हो छोटी माँ? वो इस संसार की सबसे बहादुर स्त्री है। वो हमें कुछ। चुप करो, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और तुम दोनों लगे पड़े हो अपनी प्रिय माता की बड़ाई में। छोटी माँ, वो देखो। अचानक ही हिताक्षी जोर से बोली, जिसे सुनते ही गिन्नी ने एकदम से दोनों को अपने पीछे कर बोली, क्या हुआ? हिताक्षी अपनी मोटी मोटी चमकती हुई हैरान आंखें फैलाए अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, वो कितना अद्भुत है। उसकी हैरानी भरी आवाज पर ईशान और गिन्नी ने भी उसकी दिशा में देखा तो उन दोनों की आंखें फैल गई। गिन्नी के हाथ की लालटेन जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसने आज से पूर्व इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। अद्भुत। ये सब उसने अकेले। साया उन दोनों छोटे बालकों को देखते हुए अपने हल्के कदम ऊंचे पेड़ों से नीचे की ओर बढ़ाए।
वो छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर पहुंचा और अपना शक्ति जागृत करने लगा। लेकिन तभी उसने अपना बायां हाथ घुमाया और स्वयं को अदृश्य कर लिया। ईशान और हिताक्षी दोनों की ही नजरें उस स्थान पर रुक गई जहां हिताक्ष साया खड़ा था। उन दोनों के चेहरे पर असमंजस भरे भाव थे। दोनों ने इशारों में एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अचानक ही उनका मस्तिष्क बट गया जब उन्होंने अपनी मां की आवाज सुनी। मैंने ज्यादा इंतजार करवाया क्या? पछतावे में लिपटे कुछ मीठे से बोल सबकी कानों में पड़े, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उद्धरण चिन्ह। साय का ध्यान भी बट गया। उसने अपनी शक्ति जागृत कर ली थी। वो बिल्कुल तैयार था उन पर वार कर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए। किंतु उसके हाथ अपने स्थान पर रुके रह गए, हाथों में लंबी सी लकड़ी में लालटेन लगाए खड़ी स्त्री को देखकर। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। अपनी समीक्षा अवश्य देख, मेरी देर रात तक की जा रही मेहनत को सफल बनाने में सहायता करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।